हेलो दोस्तों, राधे राधे। तो कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपना प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। तो स्वागत है आप लोग को एक और नई वीडियो में, जिसमें कि हम लोग जीके जीएस के प्रश्न करेंगे और उससे संबंधित सारी चीजें को देखेंगे जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप सभी को बता दूं, ये वीडियो खासकर बिहार के कोई भी एग्जाम हो, बिहार पुलिस हो गया, बिहार मद्य निषेध हो गया, बिहार एसआई, उसके लिए आप ये देख सकते हैं, ठीक ना। तो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो पूरी वीडियो देखें। उसके बाद वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए ज्यादा बात ना करते हुए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हम लोगों का कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना बताना है किस वर्ष हुई थी। 1885, 1895 या फिर 1905? तो देखिए, इसका जो स्थापना हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, आप सभी को पता होगा, 1885 में हुआ था। 1885 में हुआ था। तो आइए इससे जुड़ी सभी चीजें को हम लोग देखते हैं जो एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। जैसे देखिए, 1885 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। ध्यान रखिएगा, 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। बॉम्बे, जो कि अब मुंबई के नाम से जाना जाता है, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुई थी और इसके संस्थापक एक सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी ए ओ ह्यूम थे। ध्यान रखिएगा, इसका स्थापना कहाँ हुआ था? तो मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था। और इसके संस्थापक कौन थे? तो ए ओ ह्यूम थे। ए ओ ह्यूम जो कि एक सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी थे। अब देखिए, पूछ लेगा संस्थापक हम लोग अभी देखे ए ओ ह्यूम। उसके बाद देखिए, प्रथम अध्यक्ष आप लोग ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। व्योम चंद्र बनर्जी प्रथम अध्यक्ष इसके कौन थे? तो व्योम चंद्र बनर्जी। अब देखिए, प्रथम अधिवेशन गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बॉम्बे में। तो जब इसकी स्थापना हुआ था तो जाहिर सी बात है कि पहली अधिवेशन वही हुआ होगा। अब देखिए, शामिल प्रतिनिधि, इसमें कितने प्रतिनिधि शामिल हुए थे? तो ध्यान रखिएगा, प्रथम अधिवेशन में कुल 72 प्रतिनिधि ने भाग लिया था। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है 72 प्रतिनिधि ने भाग लिया था, ठीक ना। उस समय वायसराय कौन था? ध्यान रखिएगा, जब कांग्रेस का स्थापना हुआ था उस समय वायसराय जो था ये डफरिन था। वायसराय डफरिन था, जो कि कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि कहकर मजाक उड़ाया था। क्या कहा था ये? तो कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि कहकर मजाक उड़ाया था। प्रारंभिक नाम, इसका शुरुआती नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था। इसका शुरुआती में क्या नाम था? तो भारतीय राष्ट्रीय संघ था। लेकिन दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसका नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का किया गया किसके? तो दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर। अब देखिए, इसके पदाधिकारी से संबंधित क्वेश्चन बनते हैं। जैसे पूछता है कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी, जो कि 1887 के मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। 1887 के मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता की थी बदरुद्दीन तैयब जी, जो कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। प्रथम अंग्रेज या यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे? तो जॉर्ज यूल, जो कि 1888 के इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। जॉर्ज यूल 1888 के इलाहाबाद की अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। उसके बाद प्रथम महिला अध्यक्ष पूछ लेगा तो ध्यान रखिएगा, एनी बेसेंट, जो कि 1917 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे, ठीक ना। प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, 1917 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजनी नायडू, जिन्होंने 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, ठीक ना। तो ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, फैक्ट था, जो कि कांग्रेस से संबंधित था और ये सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप लोग ध्यान से देखिए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि भगवान बुद्ध की मृत्यु, जिन्हें कि बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है, महापरिनिर्वाण कहा जाता है, किस स्थान पर हुई थी? भगवान बुद्ध की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? लुम्बिनी, बोधगया, कुशीनगर या फिर सारनाथ? तो देखिए, भगवान बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी, आप सभी को पता होगा, ये कुशीनगर में हुई थी, ठीक ना। कुशीनगर में हुई थी। चलिए, भगवान बुद्ध से संबंधित सारी चीजों को हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, कुशीनगर, बुद्ध को 80 वर्ष की आयु में 483 ईसा पूर्व में, कब? तो 80 वर्ष की आयु में इनका मृत्यु हुआ था 483 ईसा पूर्व में। कुशीनगर आधुनिक में यह उत्तर प्रदेश का कुशीनगर जिला है। आधुनिक में यह क्या है? तो उत्तर प्रदेश का कुशीनगर जिला है में महापरिनिर्वाण यानी कि मृत्यु प्राप्त हुआ था। और यह स्थान तत्कालीन मल गणराज्य की राजधानी थी। यह क्या था? तो मल गणराज्य की राजधानी कुशीनगर था। आप सभी को पता होगा, जो 16 महाजनपदों में एक महाजनपद आता है, मल गणराज्य। इसके बाद देखिए, उन्होंने चुंद नामक लोहार द्वारा दिए गए भोजन को ग्रहण करने के बाद अंतिम सांस ली थी। तो उन्होंने अंतिम भोजन किसके द्वारा लिया था? तो चुंद नामक लोहार द्वारा, ठीक ना। ध्यान रखिएगा। अब देखिए, आगे है बुद्ध के जीवन की 4 मुख्य घटनाएं और उनके प्रतीक।
बुद्ध के जीवन की 4 मुख्य घटनाएं देखेंगे और उसके प्रतीक जो कि एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। जैसे देखिए जन्म, जन्म इनका लुम्बिनी में हुआ था और इसका प्रतीक जो है कमल और सांड, ठीक ना। बुद्ध के जन्म का प्रतीक क्या माना जाता है? तो कमल और सांड, कमल और सांड। गृह त्याग, जिसे कि बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। गृह त्याग जिसे बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है? तो महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। और इनको 29 वर्ष की आयु में घर ये 29 वर्ष की आयु में घर छोड़े थे, ठीक ना। 29 वर्ष की आयु में घर छोड़े थे और इनका प्रतीक घोड़ा था। इनका प्रतीक जो ये गृह त्याग किए थे उसका प्रतीक बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? तो घोड़ा। ज्ञान की प्राप्ति, यानी कि बौद्ध धर्म में ज्ञान की प्राप्ति को निर्वाण कहा गया है, निर्वाण कहा गया है। और बौद्ध ज्ञान में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बौद्ध ज्ञान में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उसके बाद देखिए ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक पूछ लेता है। ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक जो है कि बोधि वृक्ष है, ठीक ना। बोधि वृक्ष जो कि एक पीपल का वृक्ष है, आप सभी को पता है। अब देखिए मृत्यु, इनका महापरिनिर्वाण जो बौद्ध धर्म में कहा गया है, ये कुशीनगर में प्राप्त हुआ था, ठीक ना, कुशीनगर में। और मृत्यु का प्रतीक जो है स्तूप, भगवान बुद्ध की मृत्यु का प्रतीक स्तूप माना जाता है। उसके बाद देखिए बौद्ध धर्म के 3 रत्न ध्यान रखिएगा। बौद्ध धर्म के 3 रत्न बुद्ध, धम्म और संघ है। बौद्ध धर्म के 3 रत्न बौद्ध, धम्म और संघ है। उसके बाद बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथ है। बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथ कौन है? तो त्रिपिटक, जो कि सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक का ये संग्रह है, ठीक ना। इसको त्रिपिटक कहा गया है, सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। जिसमें कि ध्यान रखिएगा सूत पिटक में क्या है? बुद्ध का उपदेश। सूत पिटक में बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है, बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। और विनय पिटक में संघ के नियम है। विनय पिटक में क्या है? तो संघ के नियम है। और अभिधम्म पिटक में दार्शनिक सिद्धांत दिए गए हैं। अभिधम्म पिटक में क्या है? तो दार्शनिक सिद्धांत। और ये पाली भाषा में लिखे गए हैं। ये जो ग्रंथ है त्रिपिटक, ये सभी पाली भाषा में लिखे गए हैं। तो आप सभी ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए सर्वाधिक उपदेश पूछ लेता है कि बुद्ध ने अपने जीवन में सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिया था। ध्यान रखिएगा, बुद्ध ने अपने जीवन में सबसे अधिक उपदेश कहाँ दिया था? तो सारावस्ती में दिया था, सारावस्ती में। और प्रथम शिष्य, इनका प्रथम शिष्य कौन था? तो आनंद और उपाली, बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य थे। और ये प्रथम शिष्य भी थे, आनंद और उपाली। आनंद और उपाली से प्रश्न भी बनता है। आनंद के आग्रह पर ही संघ में महिलाओं के प्रवेश को अनुमति मिली थी। तो देखिए बौद्ध धर्म में महिलाओं को प्रवेश की अनुमति के लिए कौन बोला था? तो आनंद बोला था, ठीक ना। और इसी के कहने पर भगवान बुद्ध ने महिलाओं को बौद्ध धर्म अपनाने का अनुमति दिया था। चलिए आगे हम लोग का क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 14 जून 1947 को भारत के विभाजन का प्रस्ताव पारित होने पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? 14 जून 1947 को भारत के विभाजन का प्रस्ताव पारित होने पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो आप सभी को पता ही होगा, जब भारत का विभाजन हो रहा था उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए अब ऑप्शन ए है आचार्य जेपी कृपलानी, ऑप्शन बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी है सरदार वल्लभ भाई पटेल और ऑप्शन डी है जवाहरलाल नेहरू। तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा आचार्य जेबी कृपलानी, क्योंकि क्या है कि स्वतंत्रता जब मिली थी उसके बाद भारत का विभाजन हो रहा था उस समय ये जेबी कृपलानी क्या थे? तो कांग्रेस के अध्यक्ष थे, ध्यान रखिएगा। अब देखिए जेबी कृपलानी से संबंधित सभी चीजें देखते हैं। तो नवंबर 1946 में मेरठ अधिवेशन में इन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। और 15 अगस्त 1947 स्वतंत्रता के समय और विभाजन का प्रस्ताव 14 जून 1947 को पारित होने के दौरान यही कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर बने रहे। और नवंबर 1947 में नेहरू और पटेल के से मतभेदों के चलते इन्होंने इस्तीफा भी दे दिया था। तो देखिए ये कब? तो नवंबर 1946 के मेरठ अधिवेशन में इनको अध्यक्ष चुना गया था। नवंबर 1946 के मेरठ अधिवेशन में इनको अध्यक्ष चुना गया था, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए विभाजन से संबंधित विभाजन प्रस्ताव से जुड़े मुख्य किरदार। देखिए प्रस्ताव किसने पेश किया था? विभाजन का प्रस्ताव किसने पेश किया था? तो 14 जून 1947 की बैठक में भारत के विभाजन का मुख्य प्रस्ताव गोविंद बल्लभ पंत ने पेश किया था। कौन पेश किया था? तो गोविंद बल्लभ पंत ने पेश किया था विभाजन का प्रस्ताव, ध्यान रखिएगा। कब? तो 14 जून 1947 को। प्रस्ताव का समर्थन किसने किया? इस प्रस्ताव का समर्थन सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आजाद ने किया था। तो इस प्रस्ताव का ध्यान रखिएगा, समर्थन पूछ लेता है किसने किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, ध्यान रखिएगा। उसके बाद है विभाजन का विरोध। विभाजन का विरोध किसने किया था? तो कांग्रेस कमेटी के भीतर इस प्रस्ताव का कड़ा विरोध खान अब्दुल गफ्फार खान, यानी कि जिन्हें सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है, और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, पुरुषोत्तम दास टंडन और चौथराम मिंडवानी ने किया था। तो देखिए इस विभाजन का विरोध भी किया गया था। तो किसके द्वारा?
अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा, डॉक्टर सैफुद्दीन किसलू के द्वारा और पुरुषोत्तम दास टंडन के द्वारा ये विभाजन प्रस्ताव को, ये लोग प्रस्ताव का विरोध भी किए थे। उसके बाद देखिए 3 जून 1947 माउंट बेटन योजना। 3 जून 1947 माउंट बेटन योजना क्या था? तो तत्कालीन वायसराय माउंट बेटन ने भारत के विभाजन और स्वतंत्रता की रूपरेखा पेश की, जिसे 3 जून प्लान या डिक्की वर्ड प्लान भी कहा जाता है। तो 3 जून को क्या आया था? तो भारत के विभाजन और स्वतंत्रता की रूपरेखा पेश की गई थी, जिसे कि 3 जून प्लान या डिक्की वर्ड प्लान भी कहा गया था। तो ध्यान रखिएगा, ये प्लान किसके द्वारा लाया गया था? तो माउंट बेटन, जो उस समय के वायसराय था, ठीक ना। ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए 14-15 जून 1947 दिल्ली के कांग्रेस कमेटी ने वोटिंग के जरिए इस विभाजन योजना को औपचारिक रूप से मंजूरी दे दी। तो आप सभी को पता ही है भारत का विभाजन कब हुआ था? तो 14 जून 1947 को, 14 जून 1947 को, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? और भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है? अनुच्छेद 52 या अनुच्छेद 61 या अनुच्छेद 72 या फिर अनुच्छेद 76? तो देखिए राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 के तहत चलाया जाता है, ठीक ना, अनुच्छेद 61 के तहत। अब देखिए क्या होता है इसमें? तो अनुच्छेद 61 है। इस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की पूरी प्रक्रिया का विवरण है। यदि राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करते हैं तो संसद के किसी भी सदन द्वारा उन पर महाभियोग चलाया जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति अगर संविधान का उल्लंघन करते हैं तो उन्हें किसी भी सदन, ये नहीं कि सिर्फ लोकसभा, उन्हें लोकसभा या राज्यसभा कहीं से भी उन पर महाभियोग की प्रक्रिया चलाया जा सकता है। अब देखिए स्रोत इसका, इसका स्रोत कहाँ से है? तो भारतीय संविधान में महाभियोग की यह प्रक्रिया अमेरिका के संविधान से ली गई है। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? तो अमेरिका के संविधान से ली गई है। प्रस्ताव पेश करने से कम 14 दिन पहले राष्ट्रपति को लिखित सूचना देना अनिवार्य है और इस सूचना पर उस सदन के कम से कम 1/4 यानी कि 25% सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। यानी कि अगर राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया चलाई जाती है तो उससे पहले 14 दिन, मतलब उससे 14 दिन पहले राष्ट्रपति को बता दिया जाता है एक क्या बोलते हैं कि सूचना के जरिए, जिस पर कि 1/4% सदस्यों का हस्ताक्षर होना जरूरी है, ठीक ना। तभी सूचना दिया जाता है राष्ट्रपति को और उसके बाद क्या है कि महाभियोग प्रक्रिया स्टार्ट होती है। अब देखिए राष्ट्रपति से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण अनुच्छेद, राष्ट्रपति से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण अनुच्छेद। तो देखिए अनुच्छेद 54 में क्या है? तो राष्ट्रपति का निर्वाचन, अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन है। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल है, अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति का कार्यकाल है। और अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति द्वारा ली जाने वाली शपथ, यानी कि अनुच्छेद 60 में है शपथ प्रक्रिया। अनुच्छेद 123 में है राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करने की शक्ति। राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसमें है? तो अनुच्छेद 123 में है। सभी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद आप लोग ध्यान रखिएगा। और अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति की सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति। राष्ट्रपति क्या है कि किसी भी कानून पर क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय से विचार विमर्श कर सकते हैं। ये प्रावधान किसमें है? तो अनुच्छेद 143 में, ध्यान रखिएगा। और एक अनुच्छेद 172 नहीं दिया है, जिसमें कि राष्ट्रपति को क्षमादान करने की शक्ति है, यानी कि वो मृत्यु दंड को भी माफ करवा सकते हैं। राष्ट्रपति को इतना शक्ति प्राप्त होती है कि वो मृत्यु दंड को भी समाप्त करवा सकते हैं। चलिए उसके बाद देखिए ध्यान रखिएगा, भारत के इतिहास में आज तक किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं चलाया गया है। भारत के इतिहास में आज तक किसी भी राष्ट्रपति पर क्या है कि महाभियोग नहीं चलाया गया है। ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? सेबी की स्थापना बताना है किस वर्ष की गई थी? 1988, 1992, 1995, 1990। बताइए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ध्यान रखिएगा, इसका स्थापना 1988 में की गई थी। 1988 में की गई थी। अब देखिए इससे संबंधित सारी चीज हम लोग देखते हैं। तो 1988 भारत सरकार के एक प्रस्ताव द्वारा 12 अप्रैल 1988 को सेबी की स्थापना देश की पूंजी बाजार को विनियमित करने के लिए एक प्रशासनिक निकाय के रूप में की गई थी। किस लिए की गई थी? तो देश के पूंजी बाजार को विनियमित करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। ध्यान रखिएगा कब? तो 12 अप्रैल 1988 को। 12 अप्रैल 1988 को। मुख्यालय मुंबई बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में। इसके क्षेत्रीय कार्यालय नई दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और अहमदाबाद में भी है। इसका क्षेत्रीय कार्यालय ध्यान रखिएगा नई दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और अहमदाबाद में है। और यह भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। यह
किसके अंतर्गत काम करता है, तो वित्त मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। ध्यान रखिएगा। इसका मुख्य कार्य शेयर बाजार निवेशकों के हितों की रक्षा करना, इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकना और प्रतिभूति बाजार के विकास को बढ़ावा देना। इसे शेयर बाजार का वॉच वॉचडॉग भी कहा जाता है। तो ये क्या करता है, तो शेयर बाजारों के निवेशकों को हितों का रक्षा करता है, ठीक ना। तो इसलिए इसे क्या कहा गया है, तो शेयर बाजार का वॉचडॉग कहा गया है। इसे शेयर बाजार का वॉचडॉग कहा गया है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देखिए पूछ लेता है सेबी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर एस ए दवे डॉक्टर एस ए दवे जो कि 1988 में अध्यक्ष बने थे। प्रथम वैधानिक अध्यक्ष देखिए वैधानिक क्या है, तो जीवी रामकृष्ण पहले वैधानिक अध्यक्ष थे। तो यहाँ पर समझिएगा, तो 1922 में वैधानिक दर्जा मिलने के बाद, यानी कि इसकी स्थापना, सेबी की स्थापना क्या हुआ था, तो 1988 में हुआ था। लेकिन इसे वैधानिक दर्जा कब मिला था, तो 1992 में मिला था। क्या मिला था, कब मिला था, तो 1992 में। उसके बाद के अध्यक्ष ध्यान रखिएगा जीवी रामकृष्ण पहले बने थे। वैधानिक दर्जा मिलने के बाद पहले अध्यक्ष जीवी रामकृष्ण बने थे। लेकिन जब इसका स्थापना हुआ था 1888 में, सॉरी 1988 में, तो इसके अध्यक्ष बने थे डॉक्टर एस ए दवे। ध्यान रखिएगा। अब पूछता है प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है, तो माधवीपुरी बुच। प्रथम महिला अध्यक्ष माधवीपुरी बुच, और यह सेबी के इतिहास में पहली महिला अध्यक्ष और निजी क्षेत्र से आने वाली पहली व्यक्ति हैं। ध्यान रखिएगा। और प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है, तो माधवीपुरी बुच। सेबी की प्रथम महिला अध्यक्ष माधवीपुरी बुच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, प्रसिद्ध मुंडा विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था। प्रसिद्ध मुंडा विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था, सिद्धू मुर्मू, कान्हू मुर्मू, बिरसा मुंडा या फिर तिलका मांझी। मुंडा विद्रोह का नेतृत्व बताना है किसने किया था। तो ध्यान रखिएगा, मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किया था बिरसा मुंडा ने। मुंडा विद्रोह का नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया था। मुंडा विद्रोह का नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया था। अब देखिए इन्होंने 1899 से 1900 के दौरान छोटा नागपुर के पठार, वर्तमान में जो झारखंड क्षेत्र पड़ता है, में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन, जमींदारों और साहूकारों के शोषण के खिलाफ इस महान विद्रोह का नेतृत्व किया था। इस आंदोलन के इतिहास में तो देखिए ये विद्रोह कब हुआ था, तो 1899 और 1900 के बीच हुआ था। किसके विरुद्ध हुआ था, तो ब्रिटिश उपनिवेशिक शासन और जमींदारों और साहूकारों के शोषण के खिलाफ, ठीक ना। ये जनजातीय विद्रोह था, जो कि जनजातीय लोगों पर ब्रिटिश सरकार द्वारा, जमींदारों द्वारा, साहूकारों द्वारा शोषण किया जा रहा था। उसके विरुद्ध ये आंदोलन शुरू हुआ था। और देखिए इसे उलगुलान के नाम से भी जाना जाता है, ठीक ना। उलगुलान विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। तो इस देखिए उपनाम, जो बिरसा मुंडा के उपनाम पूछ लेता है, इन्हें आदिवासी समुदाय आदर और श्रद्धा से धरती अब्बा यानी कि धरती के पिता या बिरसा भगवान कहकर पुकारते हैं। इन्हें आदिवासी समुदाय किस नाम से पुकारते हैं, तो धरती अब्बा यानी कि धरती के पिता और बिरसा भगवान कहकर पुकारते हैं। इनका जन्म ध्यान रखिएगा 15 नवंबर 1875 को झारखंड के उलिहातू गांव में हुआ था। और इनके जन्म दिन को भारत सरकार द्वारा हर वर्ष जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखिए बिरसा मुंडा के जन्म दिवस पर ही भारत में क्या है कि जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। 15 नवंबर को इनका जन्म कब हुआ था, तो 15 नवंबर 1875 को झारखंड के उलिहातू गांव में। उसके बाद देखिए संथाल विद्रोह भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। संथाल विद्रोह के बारे में हम लोग जानते हैं। तो देखिए ये 1855-56 में ये हुआ था। संथाल विद्रोह कब हुआ था, तो 1855-56 के बीच हुआ था। भागलपुर से राजमहल की पहाड़ियां, झारखंड बिहार में ये पड़ता है, झारखंड बिहार के क्षेत्र में ये पड़ता है। भागलपुर से राजमहल की पहाड़ियां, इस क्षेत्र को दामीन एको कहा जाता था। इस क्षेत्र को क्या कहा जाता था, दामीन एको। इसी क्षेत्र में संथाल विद्रोह हुआ था, ठीक ना। भागलपुर से राजमहल के पहाड़िया के बीच। देखिए नेतृत्व करता सिंधु, कान्हू, चांद और भैरव, ये 4 भाई इस विद्रोह के नेतृत्व किए थे, ठीक ना। सिंधु, कान्हू, चांद और भैरव, सिंधु, कान्हू और चांद भैरव संथाल विद्रोह का नेतृत्व किए थे। देखिए इसका भी कारण क्या था, तो साहूकारों द्वारा अत्यधिक ब्याज वसूलने और ब्रिटिश पुलिस का अत्याचार। ये किसके विरुद्ध था, तो साहूकारों द्वारा अत्यधिक ब्याज वसूला जाता था, तो उसके विरोध में। और ब्रिटिश पुलिस द्वारा क्या होता था कि अत्याचार किया जा रहा था इन लोगों पर, तब ये विद्रोह शुरू हुआ था। उसके बाद देखिए इसे 1857 की क्रांति का अग्रदूत भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, तो 1857 की क्रांति का अग्रदूत भी कहा जाता है, क्योंकि ये 1857 की क्रांति से ठीक पहले ये विद्रोह हुआ था, ठीक ना। तो पूछता भी है कि 1857 से के क्रांति के ठीक पहले कौन सा विद्रोह हुआ था, तो ध्यान रखिएगा संथाल विद्रोह। विद्रोह के बाद अंग्रेजों को संथाल परगना नामक नया जिला बनाना पड़ा।
ध्यान रखिएगा। इस विद्रोह के बाद क्या किया करना पड़ा था, अंग्रेजों को संथाल परगना नामक जिला भी बनाना पड़ा था। अब देखिए कोल विद्रोह, कोल विद्रोह भी इंपॉर्टेंट है। तो ये 1831-32 में ये शुरू हुआ था। कोल विद्रोह 1831-32 में शुरू हुआ था, ध्यान रखिएगा। और यह छोटा नागपुर क्षेत्र यानी कि रांची, सिंहभूमि, हजारीबाग के क्षेत्र में ये विद्रोह शुरू हुआ था, छोटा नागपुर क्षेत्र में। इसके नेतृत्वकर्ता ध्यान रखिएगा बुद्धू भगत और गंगा नारायण। कोल विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो बुद्धू भगत और गंगा नारायण। कारण क्या था? तो आदिवासियों की भूमि छीनकर बाहरी लोगों यानी कि मुसलमानों और सिखों को ठेके पर देना। इसका कारण क्या था? तो आदिवासियों का जमीन छीन कर क्या किसको दिया जाता था? तो मुसलमानों और सिखों को ठेके पर देना। इसी के विरोध में कोल विद्रोह की शुरुआत हुई थी। अब देखिए, यह ब्रिटिश शासन के खिलाफ इस क्षेत्र का पहला बड़ा सुसंगठित और हिंसक विद्रोह था। क्या था? तो यह ब्रिटिश शासन के खिलाफ इस क्षेत्र का पहला सुसंगठित और हिंसक विद्रोह था, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का कि इतिहास में प्रसिद्ध कामागाटा मारू क्या था? कामागाटा मारू क्या था? ध्यान रखिएगा। एक जापानी समुद्री जहाज था, या क्रांतिकारी संगठन था, या एक चीनी दार्शनिक का नाम था, या एक सैन्य हथियार था? तो देखिए कामागाटा मारू जो था यह एक जापानी समुद्री जहाज था। यह एक क्या था? तो जापानी समुद्री जहाज था। आइए इसके बारे में हम लोग जानते हैं, इसका संबंध किससे है। तो देखिए यह एक जापानी समुद्री जहाज था, ठीक ना, कामागाटा मारू। भाप से चलने वाला एक जापानी समुद्री मालवाहक जहाज था। इसे वर्ष 1914 में पंजाब के एक भारतीय मूल के व्यवसायी बाबा गुरदीत सिंह, ध्यान रखिएगा, बाबा गुरदीत सिंह ने किराए पर लिया था। तो ये एक जहाज जो था जापानी था, और इसको किराए पे कौन लिया था? तो पंजाब के एक भारतीय मूल व्यवसायी, ठीक ना, यह एक व्यवसायी थे बाबा गुरदीत सिंह। बाबा गुरदीत सिंह इन्होंने किराए पर लिया था। इसका उद्देश्य पंजाब के 376 भारतीय नागरिकों को कनाडा, जो कि वैंकूवर, कनाडा के वैंकूवर में 376 भारतीय नागरिक को ले जाना था, ताकि वे वहां रहकर बेहतर जीवन जी सके और देश की आजादी की लड़ाई में योगदान दे सके। तो देखिए इसका उद्देश्य क्या था? तो वो चाहते थे कि 376 भारतीय नागरिकों को कनाडा वैंकूवर ले जाना चाहते थे, ताकि वहां रहकर वो बेहतर जीवन जी सके और देश की आजादी में उनके क्या हो, योगदान हो सके। देखिए कनाडा का सख्त कानून, उस टाइम पे कनाडा का सख्त कानून भी था। क्या था? तो उस समय कनाडा की सरकार ने प्रवासियों के लिए एक सख्त नियम बनाया था, जिसे कंटिन्यूअस जर्नी रेगुलेशन क्या कहा जाता था उस कानून को? तो कंटिन्यूअस जर्नी रेगुलेशन कहा जाता था। इसके तहत केवल उन्हीं भारतीयों को कनाडा में प्रवेश मिल सकता था जो सीधे भारत से बिना कहीं रुके जहाज से आए हो। चूंकि उस समय सीधे भारत से कनाडा जाने के लिए कोई जहाज सेवा नहीं थी, इसलिए यह भारतीयों को रोकने के लिए एक कूटनीतिक तरीका था। तो देखिए कनाडा के सरकार चाहता था कि भारत के लोग यहाँ पर ना आए, तो उसके लिए ये कानून लाता है, जिसके तहत कि क्या कहा कि कोई भी प्रवासी या भारतीय अगर हमारे देश में आना चाहता है तो वो डायरेक्ट अपने देश से मेरे देश पहुंचे, यानी कि बीच रास्ते में वो कहीं भी कोई देश में ना रुके, ठीक ना। तो ऐसे पॉसिबल नहीं था भारतीयों को कनाडा जाना, ऐसे पॉसिबल नहीं था कि डायरेक्ट यहाँ से भारत से रवाना हुए और कनाडा पहुंच गए। इनको कहीं दूसरे जगह से जाकर फिर वहां पर जाना पड़ता था। तो इस प्रकार इन लोगों को, भारतीयों को ये रोक दिए, ठीक ना, ये रोकना चाहते थे कि भारतीय हमारे पास ना आए। तो देखिए क्या होता है, तो ये यात्रा की शुरुआत बाबा गुरदीत सिंह ने इस कानून को चुनौती देने के लिए हांगकांग से, ये कहां से? हांगकांग जो ये जापान में है, कामागाटा मारू जहाज किराए पर लिया, और जहाज में 376 यात्री सवार थे। जहाज में कितने? 376 यात्री सवार थे, जिनमें से अधिकांश सिख और कुछ मुस्लिम व हिंदू थे। अधिकांश सिख और कुछ मुस्लिम व हिंदू थे, ठीक ना। तो ध्यान रखिएगा आगे, और इसके बारे में हम लोग अभी देखिए और बताते हैं। तो ये क्या करते हैं कि कैसे भी ये कुछ लगभग हमको लग रहा है कि 24 भारतीयों को ये वहां कनाडा पहुंचाने में सफल हुए। बाकी भारतीयों को क्या कर दिया गया? वापस भेज दिया गया, ठीक ना। जैसे तैसे कुछ यात्री कनाडा पहुंच गए थे, लेकिन कुछ यात्री भारत आ गए थे। तो ये चीज था किससे संबंधित? तो कामागाटा मारू जहाज से संबंधित, ठीक ना। तो ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का कि
विश्व का सबसे ऊंची पर्वत चोटी, विश्व का सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? केटू, गाडविन आस्टीन, कंचनजंगा या फिर माउंट एवरेस्ट? तो आप सभी को पता है कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी जो है ये माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट है विश्व की सबसे ऊंची चोटी। अब देखिए, माउंट एवरेस्ट यह दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है और यह हिमालय पर्वत श्रृंखला का एक हिस्सा है और नेपाल तथा तिब्बत, तिब्बत जो चीन का हिस्सा है अभी, का सीमा पर स्थित है। नेपाल में इसे स्थानीय रूप से सागर मत्था और तिब्बत में चोमोलुंगमा बर्फ की देवी कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? देखिए, इसे नेपाल में सागर मत्था, तिब्बत में चोलुंगमा इसे तिब्बत में कहा जाता है। और ये बर्फ की देवी, चोलुंगमा मतलब होता है बर्फ की देवी कहा जाता है। अब देखिए, अब हम लोग देख लेते हैं सभी द्वीपों के क्या है कि सबसे ऊंची चोटी। जैसे कि एशिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, इसकी ऊंचाई कितना है? तो 1848.86 मीटर और यह विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक ना। उसके बाद देखिए, दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट एकांकगुआ। दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो माउंट एकांकगुआ है, जो कि 6961 मीटर है ऊंची, 6961 किलोमीटर। एंडीज पर्वत पर स्थित, यानी कि यह जो ऊंची चोटी है यह एंडीज पर्वतमाला के भाग है और एशिया के बाहर सबसे ऊंची चोटी है। एशिया के बाहर सबसे ऊंची चोटी है। उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट डेनाली है। जो कि 6190 मीटर है और यह अलास्का श्रेणी का ये हिस्सा है। अलास्का श्रेणी का, सॉरी, अलास्का श्रेणी अलास्का में स्थित है। जो यूएसए में अलास्का है वहां पर यह स्थित है और इसका पुराना नाम माउंट मैकिनले था। इनका पुराना नाम क्या था? तो माउंट मैकिनले था। अफ्रीका, ये माउंट कलिमजरो, तो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो माउंट कलिमजरो है, माउंट कलिमजरो, और ये तंजानिया में स्थित है। दुनिया की सबसे ऊंचा अकेला खाड़ा पर्वत, दुनिया में तंजानिया में स्थित, और यह दुनिया का सबसे ऊंचा अकेला खाड़ा पर्वत है, अकेला खाड़ा पर्वत है, ठीक ना। यूरोप, माउंट एल्ब्रस, यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रस है, जिसकी ऊंचाई कितना है? तो 5642 मीटर है, ऊंचाई 5642 मीटर है और यह रूस में स्थित काकेसस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। रूस में स्थित काकेसस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए, अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी और बिन्सन मैसिफ है। अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी बिन्सन मैसिफ है और इसकी सबसे मतलब कि ये कितना ऊंची है? तो 4892 मीटर ऊंची है, 4892 मीटर, और यह बर्फ से ढका इस महाद्वीप की सबसे ठंडा और ऊंचा बिंदु है, ठीक ना। बर्फ से ढका हुआ ये ऊंची चोटी है। ऑस्ट्रेलिया का माउंट कोसियास्को ये ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी है, 2228 मीटर ऊंची है और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की मुख्य भूमि की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक ना। ये ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी है। तो ये सभी आप लोग चोटियां ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। द्वीप का कम से कम तो याद ही रहना चाहिए। अगर किसी देश का नहीं याद है, किसी खास देश का कि इस देश की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, तो कम से कम द्वीप और भारत की सबसे ऊंची चोटी ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किसे आपस में अलग करती है? 9 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किसे आपस में अलग करती है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को, या लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप को, या भारत और श्रीलंका को, या फिर मालदीव और मिनिकॉय को? तो बताइए, 9 डिग्री चैनल किसको अलग करती है? तो ध्यान रखिएगा, 9 डिग्री चैनल जो है ये लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप को अलग करती है। लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप को अलग करती है 9 डिग्री चैनल। अब देखिए, 9 डिग्री चैनल जो है कि लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप को अलग करती है और यह चैनल अरब सागर में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो अरब सागर में स्थित है। 9 डिग्री चैनल ध्यान रखिएगा, लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग करती है। उसके बाद देखिए, अब और प्रमुख चैनलों के बारे में जान लेते हैं। जैसे 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल भी अरब सागर में ही स्थित है। 8 डिग्री चैनल अरब सागर में ही स्थित है और ये भारत के मिनिकॉय द्वीप को पड़ोसी देश मालदीव से अलग करती है। ये मिनिकॉय को मालदीव द्वीप से अलग करती है। 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय को मालदीव से अलग करती है और यह अंतर्राष्ट्रीय जहाज रानी के लिए बेहद महत्वपूर्ण मार्ग है। अंतर्राष्ट्रीय जहाज रानी के लिए बेहद बहुत महत्वपूर्ण मार्ग है। उसके बाद देखिए, 9 डिग्री चैनल के बारे में तो हम लोग जान ही लिए, ठीक ना। ये लक्षद्वीप को मिनिकॉय से अलग करती है। उसके बाद देखिए, 10 डिग्री चैनल क्या है? तो यह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। यह बंगाल की खाड़ी में स्थित है और यह लघु अंडमान को कार निकोबार से अलग करती है। किसको? तो लघु अंडमान को कार निकोबार से अलग करती है। 10 डिग्री चैनल लघु अंडमान को कार निकोबार चैनल से अलग करती है और यह लगभग 150 किलोमीटर चौड़ा मार्ग है। और यह लगभग कितना? तो 150 किलोमीटर चौड़ा मार्ग है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए, दक्कन पास, दक्कन पास
यह दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान के बीच स्थित है। किसके किसके बीच स्थित है? तो दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान के बीच दक्कन पास स्थित है। दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान के बीच स्थित है। ग्रेट चैनल यह भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट जिसे ग्रेट निकोबार भी कहा जाता है को इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप से अलग करती है। तो ध्यान रखिएगा, ग्रेट चैनल इंदिरा पॉइंट को किससे अलग करती है? तो सुमात्रा द्वीप से, इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप से अलग करती है। इसके बाद कोको चैनल ध्यान रखिएगा, यह म्यांमार को कोको द्वीप समूह को भारत के उत्तरी अंडमान द्वीप से अलग करती है। जो देखिए म्यांमार का कोको द्वीप है और भारत का उत्तरी अंडमान द्वीप है, इसको अलग करती है कौन? कोको चैनल। और ये ग्रेट चैनल इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप को अलग करती है ग्रेट चैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का कि उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन कौन सा होता है? उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन बताना है कौन सा होता है? 21 जून और 22 दिसंबर या फिर 21 मार्च। तो कौन सा दिन सबसे छोटा दिन होता है उत्तरी गोलार्ध का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 22 दिसंबर। उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को होता है। उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को होता है। अब देखिए 21 जून ये गर्मी का दिन है 21 जून, अब जो पता होगा। और यह सबसे बड़ा दिन है, यह 21 जून उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन है। यहाँ पर ध्यान रखना है, 21 जून उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन है और दक्षिणी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन है। और दक्षिण में 21 जून को क्या होता है? तो सर्दी पड़ती है, सबसे छोटा दिन है। और इधर इस टाइम पे क्या होती है? दक्षिणी गोलार्ध में तो सर्दी पड़ती है। उसके बाद देखिए 22 दिसंबर को ये ठंडी मौसम रहती है और सबसे छोटा दिन ये उत्तरी गोलार्ध का 22 दिसंबर सबसे छोटा दिन है। और इधर दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन है 22 दिसंबर। देखिए तो उल्टा हो रहा है, यहाँ पे 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में बड़ा दिन हो रहा है तो दक्षिणी में छोटा, और 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में छोटा दिन हो रहा है तो दक्षिणी गोलार्ध में बड़ा दिन हो रहा है। उसी प्रकार देखिए 21 मार्च को बसंत मौसम रहता है इस टाइम पे। और देखिए दिन रात बराबर, यानी कि इसमें दोनों जगह दिन रात बराबर हो रहा है। 21 मार्च को दिन रात सभी जगह बराबर हो रहा है, उत्तरी गोलार्ध में भी और दक्षिणी गोलार्ध में भी। लोचा है तो 21 जून और 22 दिसंबर को। 21 जून को क्या होता है? तो भारत क्या है कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है और सबसे छोटा दिन दक्षिणी गोलार्ध में। और 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए हाँ एक और है, 23 सितंबर को ये शरद मौसम रहता है और इसमें दिन रात बराबर दोनों, इसमें भी दिन रात दोनों जगह बराबर होता है, ठीक ना? 23 सितंबर को भी। उसके बाद अब देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट ये पूछता है अपसौर और उपसौर क्या है? तो उपसौर 3 जनवरी इसी दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे पास होती है, लगभग 14.7 करोड़ किलोमीटर। देखिए जब सूर्य सबसे पृथ्वी के नजदीक होता है तो उस दिन को क्या कहा जाता है? उपसौर। सूर्य जब नजदीक आता है पृथ्वी को उसको उपसौर कहा जाता है। और ये घटना कब होती है? तो 3 जनवरी को होती है। ये घटना 3 जनवरी को होती है। अपसौर क्या होता है? तो ये 4 जुलाई को होता है। और इस दिन क्या होता है? पृथ्वी सूर्य से सबसे दूरी पर होती है, यानी कि 4 जुलाई को पृथ्वी से सूर्य सबसे अधिक दूरी पर होती है, ठीक ना? और इसको क्या कहा गया है? तो अपसौर कहा गया है। लगभग 15.2 करोड़ किलोमीटर दूर पर यह होता है इस दिन को। उसके बाद देखिए दिन के छोटे बड़े होने और मौसम बदलने का कारण क्या है? दिन के छोटे बड़े होने और मौसम बदलने का कारण देखिए क्या होता है? तो पृथ्वी का अक्षीय झुकाव, आप सभी को पता ही होगा। पृथ्वी अपने अक्षीय तल पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, ठीक ना? 23.5 डिग्री क्या है कि झुकी हुई है। और इसी झुकाव के कारण वर्ष भर सूर्य की किरणें अलग अलग अक्षांशों पर बदलती रहती है। सूर्य की किरणें अलग अलग अक्षांशों पर क्या होती है? तो बदलती रहती है। उसके बाद देखिए परिक्रमण, पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने और झुके होने के संयुक्त प्रभाव से ही ऋतु परिवर्तन होता है। किस कारण ऋतु परिवर्तन होता है? तो पृथ्वी के द्वारा सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने और झुकाव होने से संयुक्त प्रभाव, ये जो सूर्य के चक्कर भी लगाता है, ठीक ना? और जो इसका झुकाव है, ये दोनों का संयुक्त प्रभाव के कारण ऋतु में परिवर्तन होता है, ठीक ना? ये जो ऋतु परिवर्तन हो रहा है ना, तो ये सूर्य के चक्कर लगा रहा है और इसका जो झुकाव है, दोनों में संयुक्त प्रभाव होता है, तभी जाके ऋतु परिवर्तन होता है। ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। उसका देखिए दैनिक घूर्णन, पृथ्वी का अपनी धुरी पर
घूमना, पृथ्वी का अपनी दूरी पर घूमना केवल दिन और रात होने के लिए जिम्मेदार है, मौसम बदलने के लिए नहीं। तो देखिए पृथ्वी अपनी धुरी पर जो घूमता है, अपनी धुरी पर, सूर्य का नहीं, अपनी धुरी पर जो चक्कर लगाता है, ये तब क्या होता है, दिन रात होता है, ठीक ना, दिन रात होता है। और क्या होता है, ये मौसम क्यों बदलता है, तो आप सभी को पता है ऋतु क्यों बदलता है, तो झुकाव और चक्कर लगाने के दोनों के प्रभाव, संयुक्त प्रभाव के कारण, ठीक ना। और दिन का छोटा बड़ा होना, ये उसकी झुकाव के कारण क्या होता है कि सूर्य की किरण कहीं ज्यादा और कहीं कम वो समय के हिसाब से होता है, ठीक ना। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद है यूनेस्को। यूनेस्को का पूर्ण रूप क्या है, यूनेस्को का पूर्ण रूप क्या है, यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, या फिर यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट साइंस एंड कल्चरल कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, या फिर यूनाइटेड नेशनल इमरजेंसी सोसाइटी ऑफ कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, या फिर यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल स्टैंडर्ड एंड कल्चरल ऑफिस। तो देखिए यूनेस्को का जो फुल फॉर्म है, ये यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन होता है। अब देखिए इसका स्थापना पूछ लेता है, स्थापना कब हुआ था, तो 16 नवंबर 1945 को हुआ था। इसका स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुआ था। इसका मुख्यालय जो है पेरिस फ्रांस में स्थित है, इसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में स्थित है। और यह संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी के रूप में कार्य करती है, यह संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी के रूप में कार्य करती है। वर्तमान में इसके 154 सदस्य देश हैं और 12 सहयोगी सदस्य हैं। इसके वर्तमान में कितने हैं, तो 94 सदस्य देश हैं और 12 सहयोगी देश हैं, ठीक ना। 194 सदस्य देश और 12 सहयोगी देश। यूनेस्को का मुख्य कार्य, यूनेस्को का मुख्य कार्य क्या है, तो इसका मुख्य उद्देश्य शिक्षा, प्राकृतिक तथा सामाजिक विज्ञान, संस्कृति और संचार के माध्यम से वैश्विक शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना है, ठीक ना। इसका उद्देश्य प्राकृतिक और सामाजिक विज्ञान, संस्कृति और संचार के माध्यम से वैश्विक शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। और यह दुनिया भर में ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक स्थलों को विश्व धरोहर स्थल यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में घोषित और संरक्षित करता है। उसके बाद देखिए भारत और यूनेस्को, भारत और यूनेस्को के बारे में हम लोग जान लेते हैं। जैसे देखिए भारत वर्ष 1946 से यूनेस्को का सदस्य बना है। कब से सदस्य बना है भारत, तो 1946 से इसका सदस्य बना है। और भारत में कुल यूनेस्को धरोहर स्थल, ध्यान रखिएगा, 42 विश्व धरोहर स्थल है, 42 विश्व धरोहर स्थल है अभी वर्तमान में, जिसमें 34 सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक और 1 मिश्रित है, जिसमें 34 सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक, 1 मिश्रित, और जिसमें एक मिश्रित जो है ये कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है। उसके बाद देखिए भारत के नवीनतम स्थल 41वां और 42वां, 41वां जो है ये शांति निकेतन पश्चिम बंगाल, 41वां शांति निकेतन पश्चिम बंगाल, और 42वां जो है ये होयसल के पवित्र मंदिर समूह कर्नाटक, होयसल के पवित्र मंदिर समूह कर्नाटक। उसके बाद देखिए यूनिसेफ। अब हाँ कुछ और फुल फॉर्म हम लोग देख लेते हैं, ठीक ना, कुछ और फुल फॉर्म जो पूछा जाता है। यूनिसेफ का फुल फॉर्म पूछ लेगा तो ध्यान रखिएगा, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, डब्ल्यूएचओ का वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, डब्ल्यूएचओ का वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, डब्ल्यूटीओ का वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, आईएमएफ का इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का कि मोबाइल में उपयोग होने वाले सिम कार्ड का पूरा नाम क्या है, मोबाइल में उपयोग होने वाले सिम कार्ड का पूरा नाम क्या है। तो देखिए इसका पूरा नाम जो होता है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल होता है, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। अब देखिए ध्यान रखिएगा, इस आविष्कार सिम का जो आविष्कार हुआ था 1991 में हुआ था, और जर्मन स्मार्ट कार्ड निर्माता गिस्के एंड डेविएंट द्वारा इसका स्थापना आविष्कार किया गया था, गिसेक एंड डेविएंट द्वारा। सिम और मोबाइल से जुड़ी अन्य महत्वपूर्ण शॉर्ट फॉर्म, जैसे देखिए पिन होता है ना मोबाइल में, तो इसका फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा क्या होता है, तो पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। और पीयूके, इसका फुल फॉर्म पर्सनल अनब्लॉकिंग की, पीयूके का मतलब क्या होता है, तो पर्सनल अनब्लॉकिंग की। उसके बाद देखिए ये क्या हो जाता है, यदि सिम का पिन 3 बार गलत दर्ज हो जाए
तो सिम ब्लॉक हो जाती है, जिसे पीयूके कोड से खोला जा सकता है, पीयूके कोड से खोला जा सकता है। आईएमईआई, आईएमईआई क्या होता है? इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। यह हर मोबाइल का एक विशिष्ट 15 अंकों का पहचान नंबर होता है, जिसे चोरी हुए फोन का ट्रैक किया जाता है। यही आईएमईआई नंबर से क्या होता है कि चोरी हुए फोन का ट्रैक किया जाता है। तो ये कितने अंकों का होता है? 15 अंकों का होता है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। एसएमएस का फुल फॉर्म शॉर्ट मैसेज सर्विस होता है। एसएमएस आप लोग समझ रहे होंगे, एसएमएस, एसएमएस का फुल फॉर्म क्या होता है? तो शॉर्ट मैसेज सर्विस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, थायराइड ग्रंथि मानव शरीर में कहाँ स्थित होती है? थायराइड ग्रंथि मानव शरीर में कहाँ स्थित होती है? मस्तिष्क में, छाती में, गले में, या फिर उधर यानी कि पेट में? तो आप सभी को पता होगा थायराइड ग्रंथि कहाँ, तो थायरोक्सिन हार्मोन, और थायरोक्सिन हार्मोन में क्या होता है? आयोडीन, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंघा रोग होता है। घेंघा रोग कहाँ होता है? गला में होता है। तो इस वजह से ये कहाँ होता है? गला में होता है। कहाँ होता है? गला में। अब देखिए, थायराइड ग्रंथि मानव शरीर के गले में श्वास नली के ठीक सामने और स्वर तंत्र के नीचे स्थित होती है। श्वास नली में कहा? श्वास नली के सामने, स्वर तंत्र के नीचे स्थित होती है। इसका आकार तितली या अंग्रेजी के एच आकार जैसा होता है। कैसा होता है? तो तितली के आकार या एच आकार जैसा होता है। यह मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। यह मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, ध्यान रखिएगा। थायराइड ग्रंथि यह मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। इसके बाद देखिए थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि से निकलने वाले मुख्य हार्मोन। यह ग्रंथि मुख्य रूप से दो प्रमुख आयोडीन युक्त हार्मोन का निर्माण करती है। जैसे देखिए थायरोक्सिन और ट्रायोडोथायरोनिन, थायरोक्सिन और ट्रायोडोथायरोन ट्रायोडोथायरोनिन, ये दोनों थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला मुख्य हार्मोन है। और एक और ये हार्मोन रिलीज करती है, कैल्सीटोनिन, कैल्सीटोनिन। और यह हार्मोन रक्त में कैल्शियम के रक्त को स्तर को नियंत्रित करता है। यह जो हार्मोन है यह क्या करता है? तो रक्त में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करता है, कैल्सीटोनिन। उसके बाद देखिए थायराइड ग्रंथि से संबंधित प्रमुख रोग, थायराइड ग्रंथि से संबंधित प्रमुख रोग ध्यान रखिएगा। देखिए आयोडीन की कमी या हार्मोन के असंतुलन से निम्नलिखित रोग होते हैं। जैसे देखिए हाइपोथायराइडिज्म, हाइपोथायराइडिज्म जिसमें कि घेंघा रोग। इसमें भोजन में आयोडीन की कमी के कारण थायराइड ग्रंथि का आकार बहुत बड़ा हो जाता है और गला सूख जाता है। घेंघा रोग में क्या होता है? तो थायराइड ग्रंथि का आकार बढ़ जाता है, ठीक ना, जिससे गला सूख जाता है। उसके बाद देखिए जड़ मानवता, जड़ मानवता क्या होता है? तो बच्चों में थायरोक्सिन की कमी से उनका शरीर और मानसिक विकास रुक जाता है। जड़ मानवता में क्या होता है कि बच्चों में थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से शरीर और मानसिक विकास रुक जाता है। उसके बाद देखिए मिक्सडीमा, मिक्सडीमा रोग भी होता है। इसमें वयस्कों में इसके कारण वजन बढ़ना, सुस्ती और त्वचा का रूखा होना जैसे लक्षण दिखते हैं मिक्सडीमा में। तो ये सभी थायराइड ग्रंथि से संबंधित रोग हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का कि स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री बताना है। स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री इनमें से कौन है? स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन है? तो ध्यान रखिएगा स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद हैं, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल देखिए, तो पहले गृह मंत्री एवं सूचना प्रसारण मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। पहले गृह मंत्री एवं सूचना प्रसारण मंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। पहले रक्षा मंत्री बलदेव सिंह, पहले रक्षा मंत्री कौन थे? तो बलदेव सिंह। पहले वित्त मंत्री आर के सन्मुखन सेठी, आर के सन्मुखन सेठी। उसके पहले रेल एवं परिवहन मंत्री डॉक्टर जॉन मथाई, पहले रेल एवं परिवहन मंत्री डॉक्टर जॉन मथाई। पहले श्रम मंत्री बाबू जगजीवन राम, पहले श्रम मंत्री बाबू जगजीवन राम। पहली महिला मंत्री, पहली महिला मंत्री जो कि स्वास्थ्य मंत्री थी राजकुमारी अमृत कौर, राजकुमारी अमृत कौर, राजकुमारी अमृत कौर। उसके बाद देखिए मौलाना अब्दुल कलाम आजाद से संबंधित चीजें देख लेते हैं। तो ये कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष थे और वे 1923 के दिल्ली के विशेष अधिवेशन में मात्र 35 वर्ष की आयु में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, ठीक ना। मौलाना अबुल कलाम आजाद जो थे, सॉरी मौलाना अबुल कलाम आजाद, ये कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष थे जो कि 1923 के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, ठीक ना। और ये उस टाइम में 35 वर्ष के थे। उसके बाद देखिए सबसे लंबा कार्यकाल उन्होंने क्या किया था? तो 1940 से 1946 तक
द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान तक लगातार 6 वर्षों तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, जो स्वतंत्रता से पहले का सबसे लंबा कार्यकाल था। कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल किनका था? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद का ही था, जो कि स्वतंत्रता से पहले लगातार 6 वर्षों तक कांग्रेस का अध्यक्ष रह चुके थे। प्रसिद्ध पत्रिका, यानी इनका प्रसिद्ध पत्रिका देखिए जो एग्जाम में पूछा जाता है, अल हिलाल और अल बलाग। अल हिलाल और अल बलाग इनका उर्दू साप्ताहिक पत्रिकाएं हैं, ठीक ना। उर्दू साप्ताहिक पत्रिकाएं अल हिलाल और अल बलाग था। उसके बाद इनकी प्रसिद्ध पुस्तक, उनकी आत्मकथा का नाम इंडिया विंस फ्रीडम है। उनकी आत्मकथा का नाम क्या है? इंडिया विंस फ्रीडम। इंडिया विंस फ्रीडम। जो उसके बाद देखिए भारत रत्न। भारत रत्न इन्हें वर्ष 1992 में मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इन्हें वर्ष 1992 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, ध्यान रखिएगा 1992 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल, स्कॉर्बिक एसिड, कैल्सीफेरॉल या फिर टोकोफेरॉल? तो देखिए विटामिन सी का रासायनिक नाम स्कॉर्बिक एसिड होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम स्कॉर्बिक एसिड होता है। अब देखिए विटामिन सी के मुख्य स्रोत, सबसे अच्छा स्रोत आंवला। विटामिन सी का सबसे समृद्ध प्राकृतिक स्रोत है आंवला। नींबू, संतरा, मौसमी, अमरूद, टमाटर और हरी मिर्च में भी विटामिन सी की मात्रा होती है। उसके बाद देखिए विटामिन सी के कमी से होने वाला रोग, विटामिन सी के कमी से होने वाला स्कर्वी। ये विटामिन सी के कमी से मसूड़ों में से खून आना, मसूड़ों का सूज जाना और घाव का जल्दी ना भरना जैसे लक्षण दिखाई देती है, तो ये स्कर्वी रोग है। अब देखिए विटामिन और उसके रासायनिक नाम और उसकी कमी से होने वाले रोगों को हम लोग देखेंगे। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल और इसकी कमी से रतौंधी। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल, इसकी कमी से रतौंधी। विटामिन बी वन का रासायनिक नाम थायमिन और इसकी कमी से बेरी। विटामिन बी वन का रासायनिक नाम थायमिन, इसकी कमी से बेरी। विटामिन सी स्कर्बिक एसिड और स्कर्बी। इसके बाद विटामिन डी के रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल, इसकी कमी से रिकेटस। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल, इसकी कमी से रिकेटस। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल, विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल और इसकी कमी से बांझपन या कम जनन क्षमता। विटामिन के कमी से फिलोक्विनोन। विटामिन के जो रासायनिक नाम होता है फिलोक्विनोन होता है। विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन होता है। और रक्त का थक्का न बनना, इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं बन पाता है। यानी कि जब आपका शरीर में कहीं कट जाता है तो क्या होता है कि खून बाहर निकलता है, तो ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही वो क्लोटिंग होने लगता है, यानी कि वो जमने लगता है। जब आपके खून में विटामिन के का कमी रहेगा तो रक्त का थक्का नहीं बन पाएगा, जिस कारण आपके शरीर से बहुत सारे खून गिर सकते हैं, ठीक ना। तो ये विटामिन के इसलिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए भौतिकी में बल का SI मात्रक क्या होता है? भौतिकी में बल का SI मात्रक क्या होता है? जूल, वाट या फिर न्यूटन? तो आप सभी को पता होगा बल का SI मात्रक न्यूटन होता है। बल का SI मात्रक न्यूटन होता है। अब देखिए मात्रा कब हम लोग देखेंगे, आप सभी को पता होगा 7 मूल मात्रक होते हैं। 7 मूल मात्रक, द्रव्यमान, लंबाई, समय, विद्युत धारा, तापमान और ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा, जिसमें द्रव्यमान का SI मात्रक किलोग्राम, द्रव्यमान का SI मात्रक किलोग्राम, लंबाई का मीटर होता है, समय का सेकेंड होता है, विद्युत धारा का एम्पियर होता है, तापमान का केल्विन होता है, ज्योति तीव्रता का कैंडेला होता है और पदार्थ की मात्रा का मोल होता है। ध्यान रखिएगा द्रव्यमान का किलोग्राम, लंबाई का मीटर, समय का सेकंड, विद्युत धारा का एम्पियर, तापमान का केल्विन, ज्योति तीव्रता का कैंडेला, पदार्थ का मात्रा का मोल। ये 7 मूल मात्रक है जो काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टि से। उसके बाद देखिए व्युत्पन्न मात्रक, जो कि मूल मात्रक से ही उत्पन्न होता है, जिसे व्युत्पन्न मात्रक कहा जाता है। बल का हो जाएगा न्यूटन, बल का न्यूटन। कार्य और ऊर्जा का SI मात्रक जूल, कार्य और ऊर्जा का SI मात्रक जूल। शक्ति का SI मात्रक वाट, शक्ति का SI मात्रक वाट। दाब का SI मात्रक पास्कल, दाब का SI मात्रक पास्कल। आवृत्ति का SI मात्रक हर्ट्ज, आवृत्ति का SI मात्रक हर्ट्ज। विद्युत आवेश का SI मात्रक कूलॉम, विद्युत आवेश का SI मात्रक कूलॉम। विद्युत विभवांतर का SI मात्रक वोल्ट, विद्युत विभवांतर का SI मात्रक वोल्ट। विद्युत प्रतिरोध का SI मात्रक ओम, विद्युत प्रतिरोध का SI मात्रक ओम। लेंस की क्षमता का SI मात्रक डायोप्टर, लेंस की क्षमता का SI मात्रक डायोप्टर। ध्वनि की तीव्रता का SI मात्रक डेसिबल, ध्वनि की तीव्रता का SI मात्रक डेसिबल। चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक वेबर, चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक वेबर। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व या चुंबकीय क्षेत्र का SI मात्रक टेस्ला, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व या चुंबकीय क्षेत्र का SI मात्रक टेस्ला। स्वप्रेरकत्व का SI मात्रक हेनरी, स्वप्रेरकत्व का SI मात्रक हेनरी। ज्योति फ्लक्स का SI मात्रक ल्यूमेन, ज्योति फ्लक्स का SI मात्रक ल्यूमेन, ज्योति फ्लक्स का SI मात्रक ल्यूमेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का,
कि आर्किमिडीज का सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आर्किमिडीज का सिद्धांत बताइए किससे संबंधित है? तो आप लोग को बता दूं, या आप सभी को पता ही होगा, प्लवनशीलता या तैरने के नियम से संबंधित है, ठीक ना। आर्किमिडीज का सिद्धांत जो है कि पानी में जो भी वस्तु तैरता है उससे संबंधित है। तो देखिए इसमें क्या क्या होता है। तो आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार जब कोई वस्तु किसी तरल तरल द्रव या गैस में पूरी या आंशिक रूप से डुबाई जाती है तो उस पर ऊपर की ओर एक बल कार्य करता है जिसे उत्प्लावन बल कहते हैं, और यह बल वस्तु द्वारा हटाए गए विस्थापित तरल के भार के बराबर होता है, और इसी सिद्धांत के आधार पर वस्तु पानी में तैरती या डूबती है। तो देखिए ये क्या होता है, जब आप पानी में आप तैरो या फिर कोई वस्तु तैरे, तो कोई वस्तु जब पानी में डाला जाता है तो अपने वो वजन यानी कि भार के अनुसार पानी को विस्थापित करती है, यानी कि पानी को हटाती है। तो वो जो हटाई गई पानी होती है उसी के द्वारा बल लगाया जाता है ऊपर की ओर, उसी को क्या कहा जाता है? उत्प्लावन बल कहा जाता है, और उसी बल के कारण कोई भी वस्तु पानी में तैरता है। तैरने के मुख्य नियम, कोई वस्तु द्रव में डूबेगी या तैरेगी यह वस्तु के घनत्व और द्रव के घनत्व के अनुपात पर निर्भर करता है। कोई वस्तु पानी में डूबेगी या फिर तैरती रहेगी, उसके किस किस पर निर्भर करता है? तो वस्तु के घनत्व और द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है। कैसे? देखिए, स्थिति 1, यदि वस्तु का घनत्व द्रव से अधिक है तो वस्तु डूब जाएगी। जैसे पानी में लोहे की कील, क्या होता है, अगर द्रव का घनत्व से वस्तु का घनत्व अधिक होगा तो वस्तु डूब जाएगा। यानी कि इसमें क्या होता है, पानी के घनत्व से लोहे का कील का घनत्व अधिक होता है, इसलिए लोहे का कील पानी में डूब जाता है। उसी पर स्थिति 2, यदि वस्तु का घनत्व द्रव के बराबर है तो उस वस्तु का द्रव के अंदर पूरी तरह डूबकर तैरती रहेगी। यानी कि जब वस्तु का घनत्व और द्रव का घनत्व बराबर रहेगा तो वस्तु क्या करेगी? तैरेगी। उसके बाद स्थिति 3, यदि वस्तु का घनत्व द्रव से कम है, तो वस्तु का कुछ हिस्सा द्रव में के ऊपर तैरता रहेगा, जैसे पानी में बर्फ या लकड़ी। इसमें क्या होता है, स्थिति 3 में यदि वस्तु का घनत्व द्रव के घनत्व से कम होगा तो वस्तु का कुछ हिस्सा क्या होगा कि द्रव के ऊपर तैरता रहेगा। जैसे कि बर्फ पानी में जो रहता है उसका कुछ हिस्सा ऊपर तैरता है और कुछ हिस्सा डूबा रहता है। तो ये स्थिति 3 में होता है। तो ये तैरने का जब भी नियम तैरने की बात हो तो आर्किमिडीज का सिद्धांत आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर के जोड़ों यानी कि संधियों के बीच पाए जाने वाले चिपचिपे द्रव को क्या कहा जाता है? मानव शरीर के जोड़ों यानी संधियों के बीच पाए जाने वाले चिपचिपे द्रव को क्या कहा जाता है? रक्त, प्लाज्मा, सेलेस्मा, साइनोवियल द्रव या फिर लसिका। तो देखिए, जो मानव शरीर के संधियों के बीच पाए जाने वाले द्रव होते हैं उसे साइनोवियल द्रव कहा जाता है। यह क्या होता है? यह एक गाढ़ा अंडाकार सफेद भाग जैसा और चिपचिपा द्रव होता है, और यह गतिशील जोड़ों यानी कि घुटने, कोहनी और कंधे के बीच की खाली जगह में मौजूद होता है, और इसका मुख्य कार्य हड्डियों के बीच घर्षण को कम करना और जोड़ों को सुचारू रूप से काम करने के लिए लुम्ब्रिकेट यानी कि स्नेहक प्रदान करना। तो ये क्या करता है, ये जोड़ों के बीच, मेनली उन जोड़ों के बीच जो ऐसे हम लोग घुमाते फिराते रहते हैं, उन जोड़ों के बीच ये पाया जाता है ताकि वहां घर्षण कम हो, ठीक ना। उसके बाद देखिए, हड्डियों से संबंधित मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल पूछता है, टेंडन यह मजबूत ऊतक मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है। टेंडन क्या करता है, यह मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है। टेंडन मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है। वही लिगामेंट क्या करता है, यह लचीला ऊतक हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ता है। यह क्या करता है, हड्डी को हड्डी से जोड़ता है, लिगामेंट। लेकिन टेंडन जो है ये मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? तो देखिए, लाइसोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर गोल्गी का। आप सभी को पता होगा कोशिका का पावर हाउस जो होता है
ये माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है कोशिका का पावर हाउस। अब देखिए माइटोकॉन्ड्रिया इसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। खोजकर्ता ऑल्बर्ट वोन कोलिकर इसके खोजकर्ता हैं। ऑल्बर्ट वोन कोलिकर और रिचर्ड अल्टमैन माइटोकॉन्ड्रिया। हाँ देखिए रिचर्ड अल्टमैन जो है कि इनका नाम क्या बायोब्लास्ट। रिचर्ड अल्टमैन इसका नाम क्या बताए थे तो बायोब्लास्ट बताए थे माइटोकॉन्ड्रिया के। माइटोकॉन्ड्रिया का नाम कार्ल बेंडा ने दिया था। माइटोकॉन्ड्रिया का नाम माइटोकॉन्ड्रिया कौन दिया था तो कार्ल बेंडा ने दिया था। कार्ल बेंडा ध्यान रखिएगा कार्ल बेंडा। और रिचर्ड अल्टमैन माइटोकॉन्ड्रिया को क्या नाम दिया था तो बायोब्लास्ट। उसके बाद देखिए उपनाम इसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। यह कोशिका श्वसन द्वारा ऊर्जा का निर्माण एटीपी के रूप में करता है। ये कोशिका श्वसन द्वारा ऊर्जा का निर्माण किस रूप में करता है तो एटीपी के रूप में करता है। इसके पास अपना स्वयं का डीएनए और राइबोसोम होता है, इसलिए इसे अर्ध स्वायत्त कोशिकांग भी कहते हैं। इसके पास अपना क्या होता है तो डीएनए और राइबोसोम भी होता है। तो क्वेश्चन में पूछता है वह कौन सा कोशिकांग है जिसका अपना डीएनए और राइबोसोम होता है तो ध्यान रखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया। उसके बाद एक और कोशिकांग जो जिससे प्रश्न बनता है एग्जाम में केंद्रक को कोशिका का दिमाग कहा जाता है। केंद्रक को कोशिका का दिमाग कहा जाता है। और इसके खोजकर्ता रॉबर्ट ब्राउन है। इसके खोजकर्ता कौन है तो रॉबर्ट ब्राउन 1831 में इसकी खोज किए थे। कोशिका का नियंत्रण केंद्र इसे कोशिका का नियंत्रण केंद्र भी कहा जाता है, यानी कि सेल कंट्रोलर ऑफ ब्रेन ऑफ सेल। उसके बाद देखिए इसके अंदर अनुवांशिक पदार्थ डीएनए आरएनए पाए जाते हैं। इसके अंदर कौन कौन से पदार्थ पाए जाते हैं तो अनुवांशिक पदार्थ जो होते हैं डीएनए और आरएनए वो केंद्रक में ही पाए जाते हैं। और मानव की परिपक्व लाल रक्त कोशिकाओं आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। देखिए जो मानव रक्त में आरबीसी होता है उसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछता है कि किसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है तो ये रक्त कोशिका में जो आरबीसी होता है उसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, लाल रक्त कोशिका में। लाइसोसोम उसके बाद लाइसोसोम ये भी कोशिकांग है जो कि इसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। इसका खोज क्रिश्चियन डी दुबे ने किया था। इसका उपनाम आत्महत्या की थैली या कोशिका का एटम बम। इसमें शक्तिशाली हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं। जब कोशिका क्षतिग्रस्त या बूढ़ी हो जाती है तो लाइसोसोम फट जाता है और अपनी कोशिका को बचा लेता है। यानी कि जब कोई कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाता है तो ये क्या करता है कि लाइसोसोम फट जाता है और वो क्षतिग्रस्त हुई कोशिका को ये क्या कर देता है पचा लेता है, ठीक है ना, उसको नष्ट कर देता है। और इसमें कौन सा एंजाइम होता है हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का मानव श्वसन तंत्र में गैसों का विनिमय मुख्य रूप से कहाँ होता है। मानव श्वसन तंत्र में गैसों का विनिमय मुख्य रूप से कहाँ होता है श्वास नली में, ग्रसनी में, टिपिका में या फिर ब्रोंकाई में। तो देखिए मानव श्वसन तंत्र में गैसों का विनिमय जो होता है ये कुपिका में होता है। ध्यान रखिएगा कुपिका में। कैसे होता है आइए आप लोग को बताते हैं। कुपिका फेफड़ों के अंदर खोखली छोटी अंगूर के गुच्छे जैसी संरचनाएं होती है। कैसी होती है तो अंगूर के गुच्छे जैसी संरचनाएं होती है जिन्हें कुपिका कहते हैं। ये श्वसन तंत्र की कार्यात्मक इकाई है। इनकी दीवारें अत्यंत पतली होती है और इनके चारों ओर रक्त वाहिकाएं का घना जाल होता है। ये श्वसन तंत्र की क्या है क्रियात्मक इकाई। ध्यान रखिएगा श्वसन तंत्र की क्रियात्मक इकाई कौन है कुपिका है। और इनकी अत्यंत पतली दीवार, इसकी दीवार पतली होती है और इसके चारों ओर रक्त वाहिकाएं का घना जाल बना होता है, ठीक ना, रक्त वाहिकाएं का घना जाल बना होता है। और यहीं पर विसरण प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन रक्त में प्रवेश करती है और कार्बन डाइऑक्साइड रक्त से बाहर निकलती है। यहीं पर ध्यान रखिएगा कुपिका में क्या होता है तो रक्त में ऑक्सीजन प्रवेश करता है और यहीं पर कार्बन डाइऑक्साइड रक्त से निकलता भी है। तो ध्यान रखिए कुपिका काफी इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीजन का परिवहन रक्त में मौजूद हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऑक्सी हेमोग्लोबिन बनाता है। रक्त में मौजूद हेमोग्लोबिन है जो है ऑक्सीजन के साथ क्या बनाता है तो ऑक्सी हेमोग्लोबिन बनाता है और इसे पूरे शरीर में पहुंचाता है। कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन शरीर से CO2 का अधिकांश परिवहन लगभग 70% रक्त प्लाज्मा में बाइकार्बोनेट आयनों के रूप में होता है। किस रूप में होता है तो बाइकार्बोनेट के रूप में CO2 का अधिकांश परिवहन होता है।
श्वसन दर, एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य 1 मिनट में औसतन 12 से 16 बार सांस लेता है। ध्यान रखिएगा, एक स्वस्थ मनुष्य 1 मिनट में कितने बार श्वास लेता है, तो 12 से 16 बार। पार्श्व झिल्ली क्या है, तो फेफड़ों के चारों ओर की सुरक्षात्मक दोहरी झिल्ली को प्यूलर मेम्ब्रेन कहा जाता है, प्यूलर मेम्ब्रेन कहा जाता है। तो देखिए, ये श्वसन से संबंधित सारी चीजें थी जो कि सभी इंपॉर्टेंट था और सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, बिहार उड़ीसा से किस वर्ष अलग होकर एक स्वतंत्र प्रांत बना था? बिहार उड़ीसा से किस वर्ष अलग होकर एक स्वतंत्र प्रांत बना था? 1912, 1936, 1947 या फिर 1956? तो देखिए, आप सभी को पता होगा, उड़ीसा से अलग होकर एक स्वतंत्र प्रांत बना था। सॉरी, बिहार से उड़ीसा से किस वर्ष अलग होकर एक स्वतंत्र, अच्छा, बिहार उड़ीसा से अलग हुआ था, हाँ 1936 में हुआ था, ठीक ना, 1936 में बिहार उड़ीसा से अलग हुआ था, ध्यान रखिएगा। अब देखिए, 1 अप्रैल 1936 को भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार और उड़ीसा को विभाजित करके 2 अलग अलग प्रांत बना दिया गया और उड़ीसा भाषाई आधार पर गठित होने वाला देश का पहला प्रांत बना था। भाषाई आधार पर गठित होने वाला देश का पहला प्रांत कौन बना था? तो उड़ीसा बना था, ठीक ना। और इसे कब अलग किया गया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत अलग किया गया था। बिहार के विभाजन का ऐतिहासिक क्रम देखिए, बिहार का विभाजन कैसे कैसे होता है, तो 1912 में प्रथम विभाजन होता है। 1912 में प्रथम विभाजन, बिहार और उड़ीसा संयुक्त रूप से बंगाल से अलग हुआ था, ठीक ना। 1912 में बिहार और उड़ीसा एक ही में था, जो कि बंगाल से अलग हुआ था 1912 में, ध्यान रखिएगा। उसके बाद 1936 में द्वितीय विभाजन होता है, उड़ीसा बिहार को पूरी तरह से अलग होकर स्वतंत्र प्रांत बना। उसके बाद देखिए 2000 में तृतीय विभाजन होता है, 15 नवंबर 2000 को बिहार के दक्षिणी भाग के 18 जिले को अलग करके झारखंड नामक एक नया राज्य बनाया गया था। तो ध्यान रखिएगा, बिहार झारखंड से कब अलग हुआ था? तो 15 नवंबर 2000 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, बिहार के कितने जिले नेपाल के अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे हुए हैं? बिहार के कितने जिले नेपाल के अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे हुए हैं? 6 जिले, 7 जिले, सॉरी 5 जिले, 6 जिले, 7 जिले या फिर 8 जिले? तो देखिए, नेपाल से लगे जो भारत के बिहार के जिले हैं वो है 7 जिले, ठीक ना, 7 जिले, ध्यान रखिएगा। अब देखिए कौन कौन से हैं, तो उत्तर में नेपाल है, बिहार के उत्तर में नेपाल है, आप सभी को पता होगा, जिससे कि 7 जिले लगे हुए हैं। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सबसे पहले पश्चिमी पूर्वी चंपारण, उसके बाद सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, फिर किशनगंज, ये 7 जिले नेपाल से लगे हैं। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। उसके बाद दक्षिण में है बिहार के झारखंड, जिससे 8 जिले लगे हुए हैं, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार, ये 8 जिले झारखंड से लगे हुए हैं। उसके बाद पश्चिम में है उत्तर प्रदेश, इससे भी 8 जिले लगे हैं, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर और कैमूर और रोहतास, ये 8 जिले उत्तर प्रदेश से लगे हैं। पूर्व में है पश्चिम बंगाल, जिससे 3 जिले लगे हैं, पूर्व में है पश्चिम बंगाल, जिससे 3 जिले लगे हैं, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। अब देखिए, किशनगंज जो है यह जिला नेपाल और पश्चिम बंगाल दोनों ही सीमाओं को स्पर्श करने वाला एकमात्र जिला है और यह बिहार का सबसे पूर्वी जिला भी है। बिहार का सबसे पूर्वी जिला भी है कौन? किशनगंज। और यह नेपाल और पश्चिम बंगाल दोनों सीमाओं से स्पर्श यानी कि दोनों के सीमाओं से लगा हुआ है, पश्चिम बंगाल और नेपाल के। उसके बाद पश्चिमी चंपारण जो है यह जिला नेपाल और उत्तर प्रदेश दोनों सीमाओं से छूता है और यह क्षेत्रफल के हिसाब से बिहार का सबसे बड़ा जिला है। पश्चिमी चंपारण, आप सभी को बता दूं, ये क्षेत्रफल के हिसाब से बिहार का सबसे बड़ा जिला है पश्चिमी चंपारण और यह नेपाल और उत्तर प्रदेश दोनों को सीमाओं को टच करता है। रोहतास, यह जिला उत्तर प्रदेश और झारखंड दोनों के राज्यों को सीमाओं को छूता है। रोहतास उत्तर प्रदेश और झारखंड दोनों के सीमाओं को टच करता है। उसके बाद कटिहार, यह झारखंड और पश्चिम बंगाल दोनों राज्यों के सीमाओं को टच करता है। कटिहार जो है ये झारखंड और पश्चिम बंगाल दोनों राज्यों को सीमाओं को टच करता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है कि बिहार के किस जिले में देश का सबसे बड़ा स्वर्ण यानी कि सोना भंडार पाया गया है? बिहार के किस जिले में सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार पाया गया है? मुंगेर, जमुई, गया या फिर बांका? देखिए, बिहार के जमुई जिले में सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार पाया गया है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण और नेशनल मिनरल इन्वेंटरी के आंकड़ों के अनुसार बिहार के जमुई जिले के सोनो क्षेत्र यानी कि विशेष रूप से करमटिया, झाझा और रानी पहाड़ी इलाकों में देश का सबसे बड़ा स्वर्ण अयस्क भंडार मौजूद है। ये स्वर्ण से संबंधित है। और देखिए, जो खनिज बिहार में पाए जाते हैं, जैसे देखिए पायराइट्स जो है ये रोहतास,
और पूरे देश के पाइराइट्स भंडार का 95% अकेले बिहार के रोहतास में है। इसे सल्फ्यूरिक एसिड बनाने में उपयोग किया जाता है। देखिए पाइराइट्स पूरे भारत का 95% कहाँ पाया जाता है, तो बिहार में पाया जाता है। कहाँ, किस जिले में, तो रोहतास में। और इसे सल्फ्यूरिक एसिड बनाने में उपयोग किया जाता है पाइराइट्स का। उसके बाद अबरक, अबरक जो है नवादा, जमुई और गया जिले में पाया जाता है। बिहार के नवादा, जमुई और गया जिले में अबरक पाया जाता है। चूना पत्थर, ये बिहार के रोहतास, कैमूर की पहाड़ियाँ, इसमें पाया जाता है। चूना पत्थर कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो रोहतास, कैमूर की पहाड़ियाँ। और इसका यह सीमेंट उद्योग में मुख्य रूप से कच्चा माल के रूप में इसका यूज होता है, चूना पत्थर का। उसके बाद देखिए चाइना क्ले, चाइना क्ले भागलपुर और मुंगेर में पाया जाता है। चाइना क्ले भागलपुर और मुंगेर में पाया जाता है। क्वार्टजाइट, क्वार्टजाइट जो है ये मुंगेर और जमुई में पाया जाता है। क्वार्टजाइट मुंगेर और जमुई में पाया जाता है। सोरा, ये बेगूसराय, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर और सारण में पाया जाता है। ठीक ना, सोरा बेगूसराय, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर और सारण में पाया जाता है। और इसका उपयोग बारूद बनाने में होता है। ध्यान रखिए, सोरा का उपयोग बारूद बनाने में होता है। तो हम लोग का यहीं पे क्वेश्चन समाप्त होता है। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और चैनल पे नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। ठीक, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और पढ़ाई अच्छे से करते रहें।